डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि आपका जो सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैं अपने मल्लाओं पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए बात बता रहा हूँ कि जितने भी हाई स्कूल में जो छात्र अपने हैं मल्लाओं पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के, वो सभी लोग सोशल स्टडी का कोर्स अपना पूरा कर लें और स्कूल में आकर के चेक करा लें, ठीक है। जो समय निर्धारित किया गया है आपका स्कूल बैग चेक कराने का, उस समय के अनुसार आप विद्यालय आइए और अपना सोशल स्टडी का सारा वर्क जो है वो चेक करा लीजिए। देख लीजिए कि आपने जितना भी पढ़ाया गया है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो आपका पूरा है कि नहीं पूरा है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए। आप जानते हो सोशल स्टडी में जो 4 सब्जेक्ट आपके चलते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ठीक है। इतिहास आपकी कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स, इतिहास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सोमवार अगले हफ्ते में आपका सारा कोर्स चेक हो जाना चाहिए, ठीक है। सोमवार और मंगलवार को सारे विद्यार्थी अपना हिस्ट्री की जो कॉपी है, सोमवार और मंगलवार को जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के मल्लाह पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के, वो इतिहास की मतलब हिस्ट्री की कॉपी आप चेक करा लीजिए। हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी पढ़ाई जा चुकी है। इसको पूरे के सारे नोट्स भी आपके बनवाए जा चुके हैं, मतलब आपकी फेयर भी करवाया जा चुका है। तो हिस्ट्री की कॉपी आप सोमवार और मंगलवार तक अवश्य ही पूरी चेक करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में बुधवार को नागरिक शास्त्र में जितना भी लिखाया गया, मैं आपको बुधवार को ये जो है मतलब कल के दिन, ठीक है, अगले हफ्ते तक आपको चेक हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी आज आपका मंगलवार है, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मतलब आपके पास 6 दिन आपके पास हैं आज को मिला करके, ठीक है। इन 6 दिनों में जितना भी सोशल स्टडी में कोर्स आपका फेयर कराया गया है वो आप फेयर कर डालिए। अगले वाले मंडे से आपकी चेकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल और चेक्ड होना चाहिए, ठीक है। बुधवार को नागरिक शास्त्र कापी चेक की जाएगी, सारी की सारी सिविक्स की कापी आपकी बुधवार को चेक होनी चाहिए, मतलब पूरी होनी, जितनी लिखाया गया है, जितना फेयर कराया गया है वो आपका फेयर होना चाहिए पूरा, और बुधवार को चेक करवा लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से थर्सडे और फ्राइडे को, मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आपका जो ज्योग्राफी चैप्टर है, जो ज्योग्राफी का है, वो आपका पूरा हो चुका है। तो ज्योग्राफी में जितना भी फेयर कराया जा चुका है वो आप चेक करा लीजिए, फेयर कर लीजिए और चेक करा लीजिए, ये काम जरूर करना है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर 4 तक पूरा हो चुका है, इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 तक आपका पूरा हो चुका है, और चैप्टर 4 तक आपको लिख करके, फिर तो आप कर ही रहे हो, लिख करके और अगले वाले सैटरडे को आपको इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 4 तक आपका चेक होना चाहिए, ठीक है। शनिवार तक हम आपको बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ाया जा चुका है और उतना आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल आज है आपका मंगलवार, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज मंगलवार है और सोमवार मंगलवार आपका चलता है हिस्ट्री, ठीक है। तो सोमवार और मंगलवार को, अगले आने वाले सोमवार और मंगलवार को आपको हिस्ट्री चेक करा लेनी है। किसी भी बच्चे की मल्लाह पब्लिक स्कूल के, किसी भी मल्लाह पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के किसी भी बच्चे की हिस्ट्री छूटनी नहीं चाहिए, सबकी चेक होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से बुधवार को आपका सिविक्स चेक होनी चाहिए, सब पूरी होना चाहिए और चेक करवा लीजिए। बृहस्पतिवार शुक्रवार को जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ाई गई सारी की सारी पढ़ा दी गई है और वो पूरी होना चाहिए और चेक होना चाहिए, ठीक है। अगले वाले सप्ताह में, एक सप्ताह की बात कर रहे हैं, इस वाले सप्ताह में आप अगर आपकी कोई छुट्टी हो, फिर नहीं हो, तो वो पूरा कर लीजिए, ठीक है। अगले वाले सप्ताह में आपकी सब चेक की जाएगी। इस प्रकार से अगले वाले शनिवार को 4 चैप्टर तक आपकी वो इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, प्लस चेक होना चाहिए, ठीक है। तो इस हफ्ते
आपके पास मौका है। आज मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 6 दिन में आप सोशल स्टडी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर डालिए और अगले हफ्ते में सब चेक करा लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप समस्या में पड़ जाओगे, फिर आपकी पढ़ाई भी बाधित होगी, क्योंकि बीच बीच में कोर्स छूटेगा तो समस्या आपकी होगी, ठीक है। इसका दोष आप स्कूल पर नहीं दे सकते हो, क्योंकि कोर्स पूरा करना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। और ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है। मतलब इस हफ्ते अगर आपको कुछ छूटा हो तो पूरा करवा डालिए, ठीक है, या पूरा कर लीजिए। और अगले हफ्ते में सबका सब कोर्स जितना पढ़ाया जा चुका, जितना फेरा कर चुके हो वो सब पूरा कर डालिए और चेक करा लीजिए, ठीक है। चलिए, फिलहाल हमारा चैप्टर चल रहा था क्या, सब्जेक्ट का था क्या, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं हम। और सोशल साइंस में हम पढ़ रहे हैं क्या है, अर्थशास्त्र। क्या पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। और अर्थशास्त्र में चैप्टर आपका चला था 4, चैप्टर चला था आपका 4, ठीक है। मतलब चैप्टर आपका चला था 4 और चैप्टर का नाम क्या था, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम आपको महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़ा चुके हैं और शॉर्टली इसको हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। आज हम आपको जो आप फेल कर चुके हो, इस चैप्टर के जो आप क्वेश्चंस फेल कर चुके हो, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे और उनको आपको अच्छे तरीके से समझना है। NCERT जोन के जो 10 क्वेश्चंस हमने आपको फेल कराए हैं, ठीक है, उनको हम एक एक करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट जान लीजिए कि विभिन्न देशों के साथ परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है, ठीक है। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का आपस में समन्वय किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में जिसमें वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी एवं श्रम का एक साथ इनके मध्य में प्रवाह हो सके, ये सभी चीज़ें एक दूसरे में समाहित हो सके, ठीक है। और कह रहा है क्या कि वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी व्यापार अवरोधक हटा लिए जाते हैं। मतलब जो विदेशी व्यापार संबंधी जो अवरोध होते हैं, ठीक है, जो प्रतिबंध लगे होते हैं, उनको विभिन्न देशों की सरकारें हटा लेती हैं, ठीक है। और अपने देश के बाजारों को दूसरे देशों के उत्पादों के लिए भी खोल देती हैं, उनको बेचने के लिए खोल देती हैं। आयात निर्यात पर लगे हुए प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी व्यापार अवरोधक प्रतिबंध जो है वो हटा लिए जाते हैं, जिससे पूंजी व श्रम का स्वतंत्र रूप से आवागमन होता है। एक बाजार का दूसरे बाजार में स्वतंत्र रूप से आवागमन श्रम और पूंजी का होता है, वस्तु का होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष पूंजी निवेश बढ़ता है। मतलब विभिन्न देश जो हैं वो अपने उद्योग धंधों को दूसरे देशों में लगाते हैं और धन का निवेश करते हैं, पूंजी का निवेश करते हैं। इससे आयात निर्यात में वृद्धि होती है। इसके अलावा उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, उत्पादकता का स्तर बढ़ता है, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक मतलब प्रतिबंध लगाने के क्या कारण थे। इन अवरोधकों को या इन प्रतिबंधों को सरकार क्यों हटाना चाहती है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो शुरू में बता दूं आपको कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे। आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगा रखे थे। मतलब विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। इसका मुख्य कारण भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब विदेशी निवेश होगा तो दूसरी कंपनियां हमारे देश में निवेश करेंगी, अपने उद्योग धंधे लगाएंगी
तो जो भारतीय उत्पाद हैं, ठीक है, जो भारतीय उत्पाद हैं उनमें उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी, तो हमारे जो भारतीय उत्पाद हैं उन कंपनियों से मुकाबला या प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय उत्पादों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेश पर या विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखे थे, अवरोधक लगा रखे थे, ताकि जो भारतीय उत्पाद हैं वो भारत के बाजारों में आसानी से बेची जा सके। क्योंकि विदेशी वस्तुएं आएंगी तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करेंगे और देसी जो भारतीय वस्तुएं उनको कम पसंद करेंगे और भारतीय वस्तुएं कम मात्रा में बिकेंगी, ठीक है, क्योंकि वो अन्य उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। इसलिए भारतीय उत्पादों को संरक्षण देने के लिए, बाजार में उनकी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार पर अनेकों प्रतिबंध लगा रखे थे, ठीक है। इसका और जानते हो, इस समय भारतीय उत्पादकों की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। इस समय भारतीय उत्पादकों की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है तथा वे उत्पादन की परंपरागत तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो भारतीय कंपनियां हैं वो उत्पादन की परंपरागत तकनीक, मतलब जो प्राचीन काल से जो तकनीक चली आ रही है उसी तकनीक के बलबूते उसी तकनीक से उत्पादन का कार्य करते हैं, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता में उतनी अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती, गुणवत्ता में उतनी श्रेष्ठ भारतीय वस्तुएं नहीं हो पाती जितनी कि विदेशी वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो ये उद्योग धंधे जो हैं वो विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे देश का जो औद्योगिक पतन है वो प्रारंभ हो जाएगा, मतलब औद्योगिकरण हमारा नष्ट हो जाएगा और उद्योग धंधों के नष्ट हो जाने से यहाँ के जो भारतीय श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। ये सभी कारण हैं जिससे भारत सरकार को विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध यानी कि अवरोधक लगाने की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। चलिए इसके बाद करा क्या, आपको मैं पॉइंट के माध्यम से समझाता हूँ कि किस प्रकार से किस लिए भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं। तो सन 1991 में भारत को अपने नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, ठीक है। सन 1991 में भारत को अपनी विदेशी नीति में आर्थिक विदेश नीति पर परिवर्तन करना पड़ा और उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ा, ठीक है। और इसके मुख्य कारण क्या थे कि सन 1991 तक भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गए थे। सन 1991 तक जो भारतीय उत्पादक थे वो अपने उत्पादित वस्तुओं को इस योग्य बनाने में समर्थ हो गए थे कि वे विश्व के तमाम उत्पादों से, विश्व के तमाम वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें, मुकाबला कर सकें। तो इसलिए भारत को ये प्रतिबंध धीरे धीरे हटाने पड़े, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, अब यह महसूस किया जाने लगा था कि प्रतिस्पर्धा से उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार होता है, ठीक है। स्वाभाविक बात है कि जब आपस में प्रतियोगिता होगी, अपनी वस्तुओं को श्रेष्ठ बनाने की प्रतिस्पर्धा होगी, तो वस्तुओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी, वस्तुओं की गुणवत्ता का स्तर बढ़ेगा, ठीक है। नंबर 3 बात क्या है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए भी हमें विदेशी निवेश पर और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ में आर्थिक सहयोग चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो वर्तमान ग्लोबलाइजेशन के समय में, वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के आधार पर हर एक देश जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चौथी बात क्या है कि अवरोधों को हटाने से हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। जब हम अवरोध हटा लेंगे तो हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे यहाँ के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कारण है जिससे भारत सरकार को
विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा। ठीक है। कि श्रम कानूनों में लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने से कंपनियों को कैसे मदद मिलेगी, कंपनियों को कैसे लाभ होगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा। ये सब क्वेश्चन आप फेयर कर चुके हो स्टूडेंट्स। ठीक है। मैं आपको समझा भी रहा हूँ और इसको समझने का प्रयास करिए और अपने घर में, ठीक है, यह चैप्टर आपका पूरा करा चुका है, फेयर करवा चुके हैं, इसको पढ़ करके भी समझने का प्रयास करिए। तो ठीक है, आंसर क्या इसका है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की निम्न प्रकार से मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? नंबर एक बात क्या है कि श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण कंपनियां जो हैं वो श्रमिकों को अस्थायी रूप से रोजगार में लगाएंगी, जिससे उन्हें श्रमिकों को पूरे वर्ष का भुगतान ना करना पड़े। ठीक है। श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण कंपनियां जो हैं वो श्रमिकों को अस्थायी रूप से रोजगार में लगाएंगी। ठीक है। जिससे उन्हें श्रमिकों को पूरे वर्ष का भुगतान, पूरे वर्ष का वेतन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। नंबर दूसरा कारण क्या है कि किस तरीके से मदद करेगा कंपनियों को, कि कंपनियां श्रमिकों से अधिक घंटे एवं अत्यधिक मांग की अवधि में रात में भी काम करवाएंगी। ठीक है। विभिन्न कंपनियां जो हैं वो श्रमिकों से अधिक घंटे काम करवाएंगी, साथ में क्योंकि अधिक वेतन देंगी, अधिक घंटे से काम करवाएंगी। तो विभिन्न कंपनियां जो हैं श्रमिकों से अधिक घंटे काम करवाएंगी और अत्यधिक उत्पादन की मांग करेंगी। ठीक है। जिससे उन्हें रात में भी काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से श्रम लागतों में कमी आएगी और श्रमिकों को भी लाभ होगा और विभिन्न कंपनियां भी अधिक मात्रा में लाभ कमा पाएंगी। ठीक है। तो ये दो कारण हैं आपके कि श्रम कानूनों के में लचीलापन जो है वो कंपनियों से को इस प्रकार से मदद करेगा। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं और अगले 3 क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में समझाएंगे। एक बात मेरी फिर सुन लीजिए कि इस हफ्ते जो ये चल रहा है, इस हफ्ते आप अपना जितना भी कोर्स आपको पढ़ाया जा चुका है वो सब क्लियर कर लीजिए। हमको तो मालूम है कि हमने कितना पूरा कराया है। ठीक है। हमको तो मालूम ही है कि कितना हम पढ़ा चुके हैं, कितना हम क्लियर करा चुके हैं। जिम्मेदारी आपकी है कि उतना जितना पढ़ाया जा चुका है, क्लियर करवाया जा चुका है, वो सब क्लियर करके आप अगले हफ्ते से अपनी सारी कापियों को सोशल स्टडी की हाई स्कूल की स्टूडेंट्स में कह रहा हूँ कि सारे बच्चे वो सारी कापियों को सोशल स्टडी की कापियाँ आवाज़ से चेक करा लें। ठीक है। अगले हफ्ते में, इस हफ्ते पूरा कर लीजिए, अगले हफ्ते में जिस प्रकार से जिसका टर्न पड़ता था उस टर्न के अनुसार आप सोशल स्टडी की कापी अवश्य करा लीजिए। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।